इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम पार्ट 2 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वो ये कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, हम यूनिट 5 को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, अच्छा यूनिट 5 छोड़ा था, यूनिट 4 छोड़ा था, 4th कंप्लीट कर लिया? 4 से पढ़ना है, 4 से। अच्छा 4th से पढ़ना है, चलो 4 से पढ़ लेते हैं जी। जी, तो जो सोशल डिफरेंसेस थे खास तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उसको देखने की कोशिश करेंगे। दो तरीके होंगे उसको देखने के। पहला तो ये कि भाई आमतौर पे जो चीजें पाई जाती हैं वो दो तरह की पाई जाती हैं। एक वो जो भाई डेली लाइवलीहुड में इस्तेमाल होती हैं और बहुत ज्यादा कीमती नहीं होती। कीमती होती है इसका मतलब क्या है और कीमती नहीं होती है इसका मतलब क्या है? मतलब कि जो चीज आसानी से मिल जाती है या इसका जो रॉ मटेरियल है अगर वो आसानी से दस्तयाब हो जाता है, आसानी से आपको मिल जाता है, तो वो बहुत ज्यादा कीमती चीज नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें भाई आपका कुछ चीज ईरान से आ रही है, कोई चीज आपकी ओमान से आ रही है, या कोई चीज मेसोपोटामिया से आ रही है, कोई चीज आपकी मिस्र से आ रही है, कोई चीज आपकी साउथ इंडिया से आ रही है, तो उसको थोड़ा सा आप कीमती मान लेंगे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका है उसके अंदर नहीं मिलती, तो उस चीज को कीमती मानेंगे। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कीमती चीजों का इस्तेमाल करते थे या नहीं करते थे। साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो सोशल डिफरेंसेस हैं, मिसाल के तौर पर जो कब्रें हैं, जो मकबरे हैं, कब्र हैं, तो उनकी कब्रों के अंदर बहुत ज्यादा कीमती चीजें थी या नहीं थी। कि जाहिर सी बात है कि अगर कोई बादशाह मरेगा तो उसकी कब्र के अंदर बहुत ज्यादा कीमती चीजें होंगी, जैसे इजिप्ट वाले लोग रखा करते थे। और उनका ये अकीदा, उनका ये फेथ होता था कि जब हम लोग मर जाएंगे तो मरने के बाद हमें जो नेक्स्ट लाइफ मिलेगी, अगली जिंदगी मिलेगी, तो अगली जिंदगी के अंदर हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि अगर जवाहरात रखे हैं, जेवर रखे हैं, तो उन जेवरों को हम पहनेंगे और पहनने के बाद हम जो है आराम की और इशरत की जिंदगी हम गुजारने की, एक लग्जरियस लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। और जो आपका 5th यूनिट है इसमें आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो किस तरह होता था, इसका जो मेन लोकेशन है, कहाँ कहाँ पर ये काम होता था, कहाँ कहाँ पर नहीं होता था, इसको देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें एक जगह बहुत ज्यादा मशहूर है, चनहोदड़ो। ठीक है। अच्छा, हो सकता है इसमें मुझसे थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा गलत हो जाए, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा सही करूं, क्योंकि मुझे संस्कृत या इलाकों के नाम बहुत ज्यादा याद नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो मटेरियल बना करता था, ठीक है, तो इसको ये लोग ट्रांसपोर्टेशन किस तरह करते थे। क्योंकि भाई जब सिटीज हैं तो सिटीज का एक बहुत बड़ा काम ये भी होता है कि भाई किसी चीज को आप ट्रांसपोर्ट करो, किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, किसी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो, किसी चीज को लेकर के आ रहे हो, किसी चीज को लेकर के जा रहे हो। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके यहाँ होनी चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों चीजें। अच्छा, हम ये जो सब कॉन्टिनेंट है, जो हमारा इंडिया का खास तौर पे हिस्सा है, या फिर हमारा राजस्थान का हिस्सा हो गया, या हमारा ओमान का हिस्सा हो गया, तो हम लोग यहाँ से ट्रेड करते थे। ये हम इस तरह से बोल सकते हैं सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट के इलाका है, हम लोग इससे ट्रेड करते थे। फिर इसके एविडेंस क्या क्या है? साथ ही साथ एशिया के बाहर, जैसे हमारा मेसोपोटामिया का इलाका हो गया, इजिप्ट का इलाका हो गया, तो हम लोग वहां से भी ट्रेड करते थे। तो हम लोगों को कौन कौन से एविडेंस मिले हैं जिनकी बिना पर हम इस बात को कहते हैं कि हम लोग मेसोपोटामिया से, और जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्ट सिविलाइजेशन थी उनसे हम लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो उस वक्त सील्स हुआ करती थी, ठीक है, वो किस तरह की हुआ करती थी। उस वक्त की जो स्क्रिप्ट्स हुआ करती थी वो किस तरह होती थी। इस तरीके से जो वेट होता है ना, बाट, और वजन करने के जो बाट होते हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है, एंसेंट अथॉरिटी, मतलब कि इस वक्त कोई किंग था या नहीं था, अगर वो किंग था तो उसका काम क्या था क्या नहीं।
और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि उस वक़्त किंग हुआ करते थे, या कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे मोहनजोदड़ो की आप बात करें या मोहनजोदाड़ो की आप बात करें, तो उसके बारे में कहा जाता है कि हाँ भाई, वहाँ कोई किंग रहता था, ठीक है? और साथ ही साथ अगर वक़्त रहा तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे द एंड ऑफ द सिविलाइज़ेशन, कि इस सिविलाइज़ेशन का एंड किस तरह हुआ, इसका खात्मा किस तरह हुआ। इसके ऊपर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग थ्योरी है। मेरे ख़्याल से ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम इससे ज़्यादा देखने की कोशिश नहीं करेंगे। आपका जो 10th वाला यूनिट है और जो आपका 11th वाला यूनिट है, सिर्फ़ 11th ही है ना? हाँ, सिर्फ़ ये 2 यूनिट हैं और 2-3 पेज का मसला है, तो मैं इसको आपको रिकॉर्ड सेशन में कल दे दूँगा। तो आपको समझ में आ गया हम लोग आज की क्लास में क्या कवर करेंगे? जी सर। अच्छा, किताबें सामने लेकर के बैठते हो या फिर बोले हाँ भाई, सैफ तो स्क्रीन ओपन करता है, मेरे को तो उससे ही देखना है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा, नहीं है सच्ची-सच्ची हमारे बताओ, सामने। कितने लोग जो है किताब लेकर के बैठे हो और कितने लोग नहीं बैठे हो? सर मेरे पास तो सर सर तो मेरे पास तो किताब है ही नहीं, इसीलिए मैं कल बोला था किताब ग्रुप में भेजना कि मैं अंदर बाद में क्लास ज्वाइन किया हूँ, अरे मेरे तो वो अजीज, किताब मेरे कहाँ प्यारे, मेरे मैंने पास में। इसमें लिंक है ना एनसीईआरटी की, लिंक डली हुई है। आप मुझे पर्सनल अच्छा मैसेज कर लेते। आप क्लास में आप आपका आज की क्लास का जो नुकसान हो, अगर आप इस पीडीएफ को सही से, चलो क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा, क्लास के बाद नहीं पढ़ेंगे तो ये असल में जो क्लासेस का मसला होता है ना, अगर आप किताबों से नहीं पढ़ रहे हो तो वो हवा की तरह सुन लिया, 1-2 दिन 2-4 दिन याद रहा, फिर वो उड़ गया, गायब हो गया दिमाग से, वो रहेगा नहीं। आपको उसको इसलिए करके यस रखना है ना सर। अपने माइंड के अंदर। अलीशा और काली शरण और बाकी लोगों ने रखा है क्या किताबें सामने आप लोगों के? ना होना तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ करके, कि भैया किताबें सामने रखा करो, तब एक्चुअल चीजें समझ में आएंगी। और फिर सर आप मेरे मुझसे, सामने है किताब। चलिए अच्छी बात है। तो इन किताबों को आप सामने जरूर रखा करें, अगर नहीं रखेंगे ना तो फिर वही होगा, हाँ भाई साहब भाई चलो आगे, चलो आगे, ठीक ठीक चलो आगे। फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे और वो अच्छी चीज से करना चाहिए। चलिए 1 सेकंड में निकाल लेता हूँ और आपकी स्क्रीन ओपन कर देता हूँ। स्क्रीन आपकी ओपन हो गई? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ। अब अलग अलग जी पार्ट सर। को, एक एक पैराग्राफ को बड़े अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग पैराग्राफ को देखेंगे और अलग अलग पैराग्राफ का क्या क्या मतलब आ रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हमारे सामने हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और उर्दू मेरे को बहुत अच्छे से आती है। आप किसी लफ्ज का उर्दू पूछेंगे तो मैं आपको फौरन बता दूंगा, ठीक है? तो जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हुआ करते थे, तो आम तौर पे वो कुछ तरीके निकालते हैं जिनकी मदद से ये मालूम किया जा सके कि ये जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, वो सोशली एतबार से और इकोनॉमिकली एतबार से, ठीक है, सोशली एतबार से या इकोनॉमिक एतबार से क्या उनके बीच किसी तरह का कोई डिफरेंस था या नहीं था। तो कुछ तरीके हैं जो जिसके जरिए उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की है। तो उनमें से एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि भाई उनकी जो कब्रें हैं, उनके जो दफीने हैं, तो उनके दफीनों के तरीकों से हमें काफी कुछ मालूम हो सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर ये मिसाल देते हैं इसमें खुद ही, और ये कहते हैं कि भाई जो कंटेम्परेरी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो वहां आमतौर पे लोग बहुत ज्यादा मतलब धन दौलत रखने के और बहुत ज्यादा दौलत और बहुत ज्यादा वेल्थ रखने के ख्वाहिशमंद थे। और उनका फेथ, उनका अकीदा ये था, उनका मानना ये था
कि भाई जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये जो हम धन दौलत जो हमने इसकी कब्र के अंदर रखी है, जब इसको अगली जिंदगी मिलेगी तो अगर हमने इसको बकरी रखी है तो बकरी इसके काम आएगी, हमने इसको अगर जेवर रखे हैं तो इसको जेवर काम आएंगे, अगर हमने इसके पास सोना रखा है तो सोना इसके काम आएगा। इस तरीके से इनका अकीदा हुआ करता था। तो इससे हमें ये भी समझ में आता है कहीं ना कहीं फिलोसफिकल तरीके से देखें तो ये लोग जो अगली जिंदगी है उस पर विश्वास रखा करते थे। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ये बात कही गई है। आगे देखिए अगला वाला पैराग्राफ क्या है, ये हड़प्पा के बारे में बताता है। ये वाला जो है आपका, कई जगहों पर इस तरह हड़प्पन के अंदर जो कब्रें मिली हैं उसके अंदर सिस्टम ये था कि कई जगहों पर एक गड्ढा टाइप का, जिस तरीके से आम कब्रों में होता है, ईसाइयों की और मुस्लिमों की कब्रों में एक गड्ढा बनाया जाता था और गड्ढे के अंदर उनको रख दिया जाता था। और कई मर्तबा ये भी होता था कि भाई एक पूरा ईंटों वाला सिस्टम बनाया जाता था, ईंट के जरिए बनाया जाता था, ब्रिक्स के जरिए एक सिस्टम बनाया जाता था और उसको चारों तरफ से जो है चारों तरफ से चिनाई करके, है ना, और फिर उसके अंदर कब्र को रखा जाता था, मुर्दे को उसके अंदर रखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से कई मरतबा आप ये देखेंगे दो इसमें टाइप इन्होंने बता दिए, एक तो ये कि भाई गड्ढे के अंदर नॉर्मल दफना दिया, और दूसरा ये कि भाई एक ब्रिक्स का पूरा देखेंगे ना आप, ब्रिक्स का चारों तरफ से वो बना दिया और उसके बीच में मुर्दे को रख दिया। अच्छा, वो जो मेगालिथिक एज है ना वो बिल्कुल अलग है। मेगालिथिक एज जो है आपको बाद में देखने के लिए मिलेगी और वो साउथ इंडिया की खासियत है, उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको थोड़ा बहुत ये लोग, अभी आप आगे बढ़ेंगे कि गोल्ड के अंदर हो सकता है कि इन लोगों ने उनसे ट्रांसपोर्टेशन किया हो या इन लोगों ने अपनी चीजों को लिया दिया हो, लेकिन बहुत ज्यादा इनका उनसे ताल्लुक नहीं है। वो ये अलग अलग सिविलाइजेशन है और वो जो सिविलाइजेशन है वो बिल्कुल एक अलग सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो आमतौर पे ये चीजें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं कि क्या ये चीजें हमें सोशल डिफरेंसेस को दर्शाती हैं, दिखाती हैं कि वाकईतन यहाँ कोई चीज था? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर चिनाई है तो नॉर्मल बात है, हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक आदमी होगा। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, हो सकता है थोड़ी सी गलत मिसाल हो जाए लेकिन समझाने के लिए दूं। अगर अ, जो बरेलवी मसलक के लोग हैं, आमतौर पे बरेलवी, मैं खुद बरेलवी हूँ तो मतलब मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तो जो बरेलवी मसलक के लोग हैं आमतौर पे वो लोग कब्रों को पक्की बनाते हैं, लेकिन जो अहले हदीस लोग हैं, अहले हदीस मसलक के लोग हैं, आमतौर पे वो लोग कब्रों के पक्के बनाने के कायल नहीं है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा तो ये चीज यहाँ से समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ इससे थोड़ा बहुत पता चलता है कि शायद इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट रहा हो। मतलब कहीं ना कहीं वो रिलीजन को कहीं ना कहीं तो मानते होंगे, तो इसमें हो सकता है कि इनकी जो रस्म रिवाज है या फिर जो इनका तरीका कार है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता हो। ठीक है आगे देखिए ये जो, जी सर एक क्वेश्चन है, जी, बरेलवी किसे बोलते हैं? असल में ये बरेलवी मुस्लिमों के अंदर जो है एक हिस्सा है कुछ लोगों का जो मतलब एक अलग आइडियोलॉजी के हैं, मतलब थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंस है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे आप प्रेयर करेंगे तो प्रेयर में जो दो तरह के तीन तीन चार तरह के मुस्लिम्स होते हैं, वैसे तो बहुत तरह के हैं, तो उनमें कुछ डिफरेंसेस जो बहुत मिनिमम है, बहुत ज्यादा मिनिमम, शायद आप कभी पहचान भी ना पाए, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो उनका जो ये है कि आमतौर पे जो बरेलवी लोग हैं वो जो सूफिया हैं और फिर जो औलिया हैं उनके तरीक़े कार को भी अपनाते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके तरीक़ों को भी अपनाते हैं। लेकिन जो अहले हदीस या फिर बाकी लोग हैं, मतलब जो दूसरे मकतबे फ़िक्र के लोग, तो उन लोगों का मानना ये है कि भई हम इनके तरीक़े को नहीं अपनाएँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि हर आदमी की आइडियोलॉजी अलग है। तो उनका मानना ये होता है कि हम डायरेक्ट उनको ही जा करके, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद है, हम डायरेक्ट उनकी आइडियोलॉजी को अपनाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंसेस सर पाया सेकंड जाता है। क्वेश्चन, नहीं सर, ऐसा है जैसे अहले हदीस जो है, जी। कुरान हदीस के मुताबिक अगर किसी की भी बात हो, अगर उस पर है तो हमने आमन्ना व सद्दकना कहा, अगर नहीं है तो हम नहीं मानेंगे।
हाँ, तो यही मैंने आपसे कहा। असल में मैं यही कह रहा था कि मैं हो सकता है गलत साबित हो जाऊं। बहरहाल हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी है। जिस तरीके से आप हिंदू धर्म के अंदर भी है, बाकी धर्मों के अंदर भी ये चीजें होती रहती है। बहरहाल हमारा टॉपिक कुछ और है, हमें अभी उधर नहीं जाना है। Okay, sir, देखिए second question. जी Excuse me. जी सर, शताब्दी में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। शताब्दी और ईसा पूर्व। अभी मैं 12th क्लास के स्टूडेंट हूँ ना, तो जस्ट ये टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है शताब्दी और ईसा पूर्व में। तो सर क्लास के बाद आप थोड़ा टाइम ठीक हो उस टाइम यह बता दीजिए। ठीक, आप क्लास के लास्ट में मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना ये पूरा जो है ओ- सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। ओके, या मैं समझ रही हूँ। ओके ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ भैया हमसे क्या बात करता है। देखिए, कब्रों के अंदर मिला क्या क्या है, जो दफन हुए थे तो उसके अंदर हमें मिला क्या क्या है। तो आमतौर पे हम लोगों को कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ जेवरात मिले हैं, ऑर्नामेंट्स कुछ मिले हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये लोग आफ्टर लाइफ पर कहीं ना कहीं बिलीव किया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी भी मिली है, कुछ मर्दों और औरतों के जो दफीने थे उनके पास हमें ज्वेलरी देखने के लिए मिली है, ठीक है। अच्छा, 1980 के करीब में एक 1880 होना चाहिए शायद, ये 1880। मेरे पास दो किताबें हैं, एक के अंदर 1980 लिखा है, बल्कि दो किताबों के अंदर 1980 लिखा है, एक के अंदर 1880 लिखा है। शायद 1980 इंग्लिश वाली सबसे जरूरी है। तो 1980 के अंदर एक ऑर्नामेंट्स ऐसा मिला है जो बहुत ज्यादा मतलब कीमती तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर सीप होती है ना, सीप के छल्ले टाइप के बने हुए थे, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे मुनके बने हुए थे। तो एक जो इंसान था उसकी खोपड़ी के पास, उसके सर के पास ये चीज मिली है, ठीक है। और एक चीज और ये कि भाई कुछ मुर्दों के पास तांबे के आईने मिले हैं। क्या मिले हैं? कॉपर मिरर। तांबा होता है ना, तांबा, जैसे ये वाला जो इन्होंने यहाँ दिया है, तांबे के आईने मिले हैं, ठीक है। तो दो तीन चीजें ये लोग अपनी कब्रों के अंदर एनसीईआरटी के मुताबिक डालते थे। एक तो भाई ये पोइट्री आपको मिली है और जेवरात मिले हैं, साथ ही साथ आपको जो है वो ज्वेलरी देखने के लिए मिली है, और साथ ही साथ आपको जो कॉपर मिरर है ये भी देखने के लिए मिला है, ठीक है। ये तीन चार चीजें हैं, आप इसको लिख लेंगे। और अब देखिए कि भाई हमने जो पहले एक दावा किया था, वो दावा ये था कि भाई आम तौर पे सोशल डिफरेंसेस देखने के लिए हम लोग जिस चीज पर इन्हिसार करते हैं या जिस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, वो ये कि भाई वो अपनी जिंदगी के अंदर लग्जरियस लाइफ जीते थे या नहीं जीते थे, वो ऐशो इशरत की जिंदगी जीते थे या नहीं जीते थे, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए। ये क्या है भाई? तो यहाँ पर सबसे पहले ये कि भाई ये आम तौर पे चीजों को दो चीजों में बांट देंगे। पहले ये कि भाई ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंसेस को समझने के लिए जितनी भी चीजें मिलेंगी हम आम तौर पे उसको क्लासिफाइड कर देंगे दो चीजों में। एक तो वो जो बहुत ज्यादा लग्जरी टाइप की है, और एक वो जो बहुत एक मतलब नॉर्मल जो चीज है, जो डेली मतलब डेली यूज में आती हैं चीजें, ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा लग्जरी है और एक वो जो डेली यूज में आती है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर आप जो है जो आम मटेरियल होता है या फिर जो स्टोन की चीजें होती हैं या फिर जो मिट्टी की चीजें बनी हुई होती हैं, उन चीजों का ले सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं पोइट्री को ले सकते हैं, पोइट्री के साथ साथ जो है आप चक्की वगैरह को ले सकते हैं, जो सुइयां होती हैं उनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मल यूज में आती हैं, डेली लाइफ के अंदर जो चीजें आती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका यूज करते हैं, वो चीजें ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि आम तौर पे लग्जरी चीज वो होगी जो बहुत कम मिलेगी, या फिर जो मिलेगी भी तो बहुत ज्यादा मिलेगी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कीमती चीज वो होगी जो हड़प्पा के मटेरियल से बनेगी ही नहीं।
या तो वो इजिप्शियन मटेरियल से बनेगी, या फिर मेसोपोटामिया के मटेरियल से बनेगी, या फिर हमारा साउथ इंडिया के जो मेगालिथिक वाला एरिया था वहां के मटेरियल से बनेगी, या फिर ओमान का जो इलाका है अरब कंट्रीज के अंदर वहां के मटेरियल से मिल करके बनेगी। तो जो चीजें बाहर से आएंगी जाहिर सी बात है वो महंगी हो जाएंगी। तो जो मटेरियल आम तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लैंड के अंदर हमें नहीं मिलता, यहाँ का जो रकबा है, यहाँ का जो इलाका है, यहाँ पर हमें नहीं मिलता, उसको आमतौर पे हम लोग बहुत ज्यादा लग्जरी समझते हैं। ठीक है, बात समझ आई? ओ भाई, बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, जी सर। आई है सर। आई? चलें आगे? जी 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 सर। आगे देखिए, यही कह रहे हैं कि नॉन लोकल मटेरियल उसको हम लोग लग्जरी मानेंगे, या जिसकी जो टेक्निक हो वो थोड़ी सी मुश्किल हो उसको भी हम तो आमतौर पे लग्जरी मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि सिचुएशन उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पे डेली लाइफ की चीजें, जो डेली लाइफ की चीजें हैं हमें वो मिलती हैं, लेकिन जो मतलब जैसे चिकनी मिट्टी का मसला है, चिकनी मिट्टी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत कम मिलती थी। ठीक है, ये चीनी मिट्टी बोलिए, चिकनी नहीं, चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी मिलती है, वो बहुत ज्यादा कम मिलती है, लेकिन आमतौर पे वो उससे डेली के जो सामान होते हैं वो बनते हैं। तो कई मर्तबा ये सवाल पूरे तौर पे हल नहीं हो पाते। ठीक है, ये भी है। आगे देखिए, अब इस वाले पैराग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं, इस वाले पैराग्राफ के अंदर क्या है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि कीमती चीजें कहाँ मिलेंगी देखने के लिए, शहरों के अंदर या देहातों के अंदर, कहाँ मिलेंगी? शहरों का। शहरों के। अच्छा, कीमती चीजें आपको किसी बिहार के छोटे, मतलब बिहार बहुत अच्छा स्टेट है, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, यूपी ले लीजिए, यूपी के किसी छोटे से गांव के अंदर कीमती चीजें मिलेंगी, या दिल्ली के अंदर कीमती चीजें मिलेंगी? दिल्ली दिल्ली के डेवलपमेंट अंदर, क्योंकि दिल्ली यहाँ के पे अंदर मरकज होता है और हर जगह के लोग आते हैं, तो यहाँ पे हर हर चीज के लोग आते हैं, मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से इंपोर्ट होता है ना। यही चीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। ये इस पैराग्राफ के अंदर ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रेयर मटेरियल है या जो भी रेयर ऑब्जेक्ट है, जो आमतौर पे, सर आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? नहीं, आवाज 1 सेकंड रुक जाइएगा, अगर आवाज कट रही है तो। अभी आवाज साफ आ रही है? जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है, तो ये हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो भी रेयर ऑब्जेक्ट हैं, आमतौर पे जो रेयर ऑब्जेक्ट हैं, वो जो वैल्यूएबल मटेरियल है, जनरली वो हमें लार्ज सेटलमेंट के अंदर, मतलब मोहनजोदड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जो छोटे इलाके थे या जो छोटे शहर हुआ करते थे, उनके अंदर ये मटेरियल हमें देखने के लिए आमतौर पे नहीं मिलता है। तो जो आमतौर पे बड़े शहर हुआ करते थे, सिर्फ उन बड़े शहरों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो चीनी मिट्टी है, ठीक है, तो ये जो चीनी मिट्टी है, इस चीनी मिट्टी का इस्तेमाल आमतौर पे आपको मोहनजोदड़ो के अंदर, हड़प्पा के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे जैसे कालीमंगन है, तो इन जगहों पर देखने के लिए आपको बहुत मतलब जो कालीमंगन का इलाका हो गया, चूंकि एक छोटा सा देहात टाइप का इलाका था, बहुत अच्छा या बहुत डेवलप्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन के एतबार से नहीं था, तो यहाँ ये चीज देखने के लिए आपको आमतौर पे नहीं मिलती है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ सोना जो है, गोल्ड भी बहुत कम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहा जाता है कि शायद जिस तरीके से सोना आज कीमती है,
और जिस तरीके से सोने की आज डिमांड है, शायद कि उसी तरीके से उस वक्त में भी डिमांड रही हो, तो उस वक्त में डिमांड रहने की वजह से शायद ये बहुत कम सोना हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ज्वेलरी के लिए जो यूज होता है सोना, वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या ये यूनिट समझ में आ गया? फोर्थ, आगे चलें फिफ्थ यूनिट की तरफ। जी सर। देखिए अब इसका प्रकृति जो पढ़ा टॉपिक लिखा है सर। वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या है? क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सेंटर आमतौर पे रहता है ना, वो है चनहोदड़ो। क्या है? चनहोदड़ो। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है चनहोदड़ो। 1 सेकंड, शायद नेटवर्क आ गया मेरा। ठीक, चनहोदड़ो के अंदर ये सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है क्राफ्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो चनहोदड़ो के अंदर पाई जाती है। और चनहोदड़ो एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमें दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा ये भी कुछ हद तक माना गया है कि भाई चनहोदड़ो एक ऐसी जगह थी जहां से प्रोडक्शन हो करके पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये चीजें जाया करती थी। मतलब कि बनती यहां थी, लेकिन बनने के बाद ये चीजें उठ करके हड़प्पा जाती थी, और हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो भी जाया करती थी। ठीक है, और ये भी जी कहा सर। जाता है कि भाई कुछ बस्तियां ऐसी थी या कुछ लोकेशंस ऐसी थी जो आमतौर पे बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन जिनको एक तरह से रिजर्व कर दिया गया था इन काम के लिए। ठीक है, किस तरह के काम के लिए? मतलब कि जो क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं उन कामों के लिए एक तरह से रिजर्व कर दिया गया कि आमतौर पे जैसे आपका नोएडा का इलाका है या गुड़गांव का इलाका है, फरीदाबाद का इलाका है, तो ये इलाके कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा, एक्सपोर्ट लाइन के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आमतौर पे इन इलाकों को अगर आप मुआयना करेंगे, देखेंगे, तो रिहायशी कम जो है बाकी देश के मुकाबले में कम दिखाई देंगे आपको। गुजरात के बहुत सारे इलाके आपको ऐसे दिखाई देंगे जो आमतौर पे एक्सपोर्ट में ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो कुछ जगहों को, कुछ सिटीज को वक्फ कर दिया गया था ताकि वो सिर्फ इस काम को ही करें। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी। चलें भैया आगे चलें। जी सर। चलिए, अब अगले वाले पैराग्राफ में भैया ये एक बात और कहते हैं, अगले वाले पैराग्राफ के अंदर ये एक बात और कहते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमें ना ये तो समझ में आ गया कि ये लोग भाई क्राफ्ट बनाते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ बहुत चलता था, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। ये लोग स्टोन, जो अलग अलग टाइप के स्टोन हुआ करते थे, उनके जरिए तो ये लोग मतलब प्रोडक्शन करते थे। साथ ही साथ अलग अलग टाइप का जो मेटल होता है, मेटल का भी ये लोग यूज करते थे। मतलब स्टोन का भी यूज कर रहे हैं, स्टोन के साथ साथ ये लोग मेटल का भी यूज कर रहे हैं। और मेटल में किन चीजों को यूज कर रहे हैं? कॉपर को यूज कर रहे हैं, ब्रॉन्ज को यूज कर रहे हैं, गोल्ड को यूज कर रहे हैं। बल्कि इस पूरे टाइम को ही ना ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। कौन सा एज कहा जाता है? ब्रॉन्ज एज। हाँ, इससे पहले का जो वक्त है उसको आप कॉपर टाइम बोल सकते हैं, कॉपर पीरियड बोल सकते हैं। अभी आयरन एज आया नहीं है। अभी आयरन एज आपका जो है वैदिक, जब आपका चलेगा ना वैदिक एज, तो उसमें आपका आयरन एज आएगा। अभी आयरन की शुरुआत हुई नहीं है। जब आयरन आएगा ना, तो जो आपका एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर प्रोडक्शन करने लगेगा। उसका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होगा। ठीक है, आगे देखिए। जी सर। कई मर्तबा ऐसा भी होता था कि भाई अलग अलग शेप देते थे। साथ ही साथ कई मर्तबा ऐसा होता था कि ये लोग कई स्टोन को मिला करके किसी एक चीज को बनाया करते थे।
कई मर्तबा ऐसा भी होता था कि अलग अलग पत्थरों को मिलाकर के एक चीज बनाया करते थे। कई मर्तबा ऐसा भी होता था कि ये लोग जो है एक पत्थर को और एक मेटल को साथ में मिला करके बनाया करते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो चीनी मिट्टी है या पकाई हुई मिट्टी है या फिर जली हुई मिट्टी है, तो आमतौर पे ये लोग उसका भी यूज किया करते थे। ठीक है, और उनका यूज करके ये लोग जो है एक तरह से किसी चीज को शेप दिया करते थे, या जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता है उसको करने की ये लोग कोशिश किया करते थे। ठीक है, अब देखिए इस वाले पैराग्राफ में क्या बात है भाई। वन सेकेंड प्लीज। देखिए इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस पत्थर के अंदर आसानी के साथ छेद हो सकता है या जिस पत्थर को आसानी के साथ काटा जा सकता है, उस पत्थर के अंदर ये लोग अलग अलग डिजाइन बनाया करते थे। ठीक है, और डिजाइन बना करके उसको लिखने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि किसी पत्थर को नहीं काटा जा सकता, ये किसी चीज के उस मतलब वो काम नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस पर पेंटिंग बनाने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, तो आमतौर पे जो भी किया जा सकता हो, चाहे खोद करके उस पर डिजाइन बनाया जा सकता हो या किसी और एतबार से उसके ऊपर डिजाइन बनाया जा सकता हो, तो जो नरम पत्थर होते थे, सॉफ्ट स्टोन हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको आमतौर पे ये लोग उनके ऊपर काम किया करते थे और उनको काट करके उसके ऊपर किसी तरह का डिजाइन बनाया करते थे। ठीक है, और फिर उसी एतबार से उसको शेप भी दिया करते थे। कई मर्तबा ये शेप जो इनको शेप दिया जाता था, इस क्राफ्ट को शेप दिया जाता था या बाकी जितनी भी चीजें ये लोग बनाया करते थे, उसको शेप जो दिया जाता था वो इस बात के अकॉर्डिंग दिया जाता था कि भाई वो मटेरियल कैसा है। अगर वो मटेरियल सॉफ्ट है, अगर उस मटेरियल के अंदर खुदाई की जा सकती है, तो आमतौर पे उसको किया जाता था। कई मर्तबा ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई कुछ चीजों के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है डिजाइन बनाना, लेकिन ये लोग उसके ऊपर भी आमतौर पे डिजाइन बना दिया करते थे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल दी है। मिसाल के जरिए इन्होंने समझाया है कि भाई एक कॉर्नियल का मतलब पत्थर हुआ करता था, तो ये लोग इसका यूज कैसे किया करते थे, तो इसके अंदर एक पूरा तरीका इन्होंने करके समझाया कि मतलब शायद इनका मानना ये है कि आज भी हम उस चीज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। तो एक लाल कलर का पत्थर हुआ करता था, पहले उसको ये लोग पकाया करते थे आग में, पका करके उसका रंग जो है तब्दील कर दिया करते थे, फिर उसको अपने मतलब जो अपने एतबार से अलग अलग हिस्सों में तोड़ लिया करते थे और उसको बारीकी से निकाल करके मतलब बारीक कर करके या फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग खुदाई वगैरह करके अपने एतबार से उसको तोड़ फोड़ करके उसको फिर लास्ट डिजाइन दिया करते थे। मतलब कहने का हासिल ये कि इसका कंक्लूजन ये कि आम तौर पे जिस तौर पे भी वो मटेरियल है या मटेरियल की जो क्वालिटी है, मटेरियल की क्वालिटी को ये लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया करते थे। कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं थी जो उनको इस बात को दर्शाती हो कि ये 4500 साल पहले के हैं। कई मर्तबा आज के साइंटिस्ट भी इस बात पर मजबूर हैं या फिर आज के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर मजबूर हैं कि भाई ये लोग आज से 4500 साल पहले इस काम को कैसे किया करते थे। ठीक है, अब ये देखिए इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर नागेश्वर को और बालाकोट को देखेंगे तो आम लोग पे ये जगहें जो है ना कोस्ट के इलाके पर है, मतलब के साहिली इलाकों पर हैं। ये जो बस्तियां हैं ये साहिली इलाकों पर है, कोस्ट के इलाकों पर है, समंदर के किनारे हैं। ठीक है, तो ये जगहें जो थी आमतौर पे सीप के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। ठीक है, शेल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। ठीक है,
और इनके अंदर आमतौर पे चूड़ियां और चूड़ियों के साथ साथ जो मतलब खोद करके काम किया जाता है ना, लेडल और क्या नाम है, चीजों को खोद करके थोड़ा सा अलग अलग क्राफ्ट की जो चीजें होती हैं या सजने सजाने की जो डेकोरेटेड चीजें होती हैं, तो वो चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और आमतौर पे ये माना जाता है कि शायद ऐसा होता था कि भाई जो छोटे मोटे इलाके होते थे वहां पर इन कामों को पूरा कर लिया जाता था, और इन कामों को पूरा करने के बाद छोटी बस्तियों से बड़ी बस्तियों के अंदर, मतलब कि चनहोदड़ों से उठा करके लोथल लेकर के चले गए, या फिर लोथल से उठा करके जो है आप हड़प्पा लेकर के चले गए, इस तरीके से किया जाता था। लेकिन फिर ये भी माना जाता है कि भाई जो मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा, जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां भी कहीं ना कहीं ये काम आपको होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए कि भाई आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई कौन कौन से सेंटर होते थे प्रोडक्शन के, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि भाई कौन कौन से सेंटर हुआ करते थे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मैं रात के टाइम आपको छोड़ दूं और आपसे कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि आप फैक्ट्री का पता कैसे लगाओगे, तो आप किस तरीके से पता लगाओगे यहाँ पर किसी चीज की फैक्ट्री है या किसी चीज का प्रोडक्शन होता है, क्या अकल लगाओगे, मतलब जो जो वहाँ पे वस्त्र बहुत मात्रा में उत्पादित होती हो, आपकी जैसे हिंदी शायद थोड़ी मैं सी गाढ़ी हो गई गोपालगंज है, की थोड़ा सा हूँ। आसान करके समझाइए मुझे। जैसे मैं सर गोपालगंज की स्टूडेंट, जी जी, बोलिए बोलिए, काली सा तो यहाँ पे माफ कीजिएगा, तो, हाँ, शरण तो साहब यहाँ पे बताएं। चीन की हाँ मैं बोल रही हूँ। जी, तो यहाँ पे चीनी की फैक्ट्री है। तो यहाँ पे ज्यादा क्षेत्र में कृषि होती है, तो यहाँ गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, तो शायद इस आधार पे। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है, तो हम हाँ किस तरीके से आइडेंटिफाई हाँ। करेंगे यहाँ पर कंपनी है। मैं प्रोडक्शन, मतलब मैं एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, आपका आप शायद मुझे ये जवाब दे रही तो है वहाँ कि पे जी, श्रमिकों को देख के, किस चीज को देख करें। वहाँ पे जो श्रमिक को देख के और उत्पादन को देख के श्रमिक मतलब इस आधार मजदूर, पे करेंगे। लेबर। हाँ हाँ। मैं आपसे जी ये कह हाँ। रहा हूँ, आप रात को निकल रहे हैं, पूरी दुनिया अंधेरी पड़ी है, आप जी किस तरीके से अंदाजा लगाएंगे। सर हमने जो हाँ। आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, वो जी, खुदाई करके इस चीज का पता लगाते थे। हाँ, कैसे। तो जब वो खुदाई मतलब जब वो खुदाई करते थे, मतलब बहुत बहुत मैं गहरा अभी करते थे, तो वहां पे इंडस वैली को मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप रात के टाइम निकल रहे हैं और आपको पता हाँ लगाना है कि कहाँ पर फैक्ट्री है और किस चीज की फैक्ट्री है, आप किस तरह पता लगाएंगे। सर हमें इस तरीके से पता लग सकता है कि अगर पूरे में थोड़ी सी बची हुई चीजें मिलेंगी, हाँ, थोड़ी बहुत कम, तो उन वजह से फिर उनमें लेबोरेटरी करके, मतलब बिल्कुल हाँ उस तरीके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि जो वेस्ट चीजें हैं जिसको हम माफ कीजिएगा, जिसको आप कचड़ा बोल सकते हैं ना, तो कचड़ा जो आपको मिलेगा वो वही मिलेगा ना जहां काम होता है। अरे भाई, कचड़ा जी वहां सर। मिलेगा ना जहां काम होता है। जी जी। तो ये जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हमारे, ये भी इसी चीज को देखते थे, ये लोग कहते थे कि भैया जहां प्रोडक्शन होगा वहां कचड़ा पड़ा रहेगा, अब जो बड़ा बड़ा कचड़ा होगा तो उसको इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन छोटा मोटा कपड़ा कचड़ा जो है वहीं डाल दोगे ना आप छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के या मेटल के, वो वहीं डाल दोगे, कहाँ लेकर के जाओगे उसको। इसीलिए भैया फैक्ट्रियां जो होंगी बड़ी बड़ी, तो उनके आसपास देखोगे तो ये सब पड़ा रहता है। अगर पीतल की फैक्ट्री होगी तो आमतौर पे आज तो उसका भी इस्तेमाल होता है, या फिर पत्थर की आप फैक्ट्रियां देखें, जो बड़े बड़े मार्बल की कंपनियां हैं या फिर ये हैं, तो उनके किनारे जो है आज तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वरना देहात के इलाकों में, जैसे अभी मैं खुर्जा के अंदर हूँ, तो खुर्जा के अंदर ये लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो मुझे, जैसे मैं घर के बगल से गुजर रहा हूँ, फैक्ट्री के बगल से गुजर रहा हूँ, तो मुझे पहले ही पता चल जाता है ये फैक्ट्री किस चीज की है। क्योंकि वहां पर ये जो मिट्टी होती है वो वहां पर पड़ी हुई होती है, या फिर टूटे फूटे जो बर्तन खराब हो जाते हैं, जो सही इस्तेमाल नहीं हो पाते, वो वहां पर पड़े होते हैं, वो उनका पूरा वो वेस्ट होता है। अब वो चाहते नहीं है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, तो वो जो वेस्टेज है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो रिजेक्ट टुकड़े हैं, वेस्ट टुकड़े हैं, वेस्ट मटेरियल है,
उनके जरिए पता लगाया जा सकता है कि हाँ यहाँ पर इन चीजों का प्रोडक्शन होता था। अब एज इट इज ये सर बात खुर्जा, आपको जी, एक मिनट सर, खुर्जा कौन से स्टेट में है? खुर्जा बुलंदशहर जिले में पड़ता है और ये अभी यूपी में है। ओह, जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो इनका मानना ये है कि भाई जो ये रॉ मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्टोन को काटेंगे, स्टोन को काटने के बाद इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इसके जो रिजेक्ट पीस होंगे, जो इसका वेस्ट पीस होगा, तो उसको आमतौर पे आप छोड़ देंगे। तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो वहीं पड़ा हुआ आपको मिलेगा। जब आपको पड़ा हुआ मिलेगा तो उनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर इस चीज का काम होता था, यहाँ पर इस चीज का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, बड़े बड़े पीस को आप आमतौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे पीस को प्रोडक्शन की जगह पर आप एक तरह से मतलब पा सकते हैं, मिल जाएंगे आपको आसानी से। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भाई लार्ज जो पीस होंगे उनको आप यूज कर सकते हैं, छोटे पीसों को आमतौर पे यूज नहीं कर सकते, आमतौर पे वर्क के एरिया के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ट्रेस करके आप लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर सेंटर रहे हैं क्राफ्ट के। ठीक है, अब देखिए, अब आया ना भाई ट्रांसपोर्टेशन का मसला। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड पे आम तौर पे आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ते होंगे, तो स्मार्ट बोर्ड इंडिया के अंदर बहुत कम बनता है, इसलिए इंडिया के अंदर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है ना, लेकिन बनता है, आता है, इसलिए कीमत ज्यादा हो जाती है। या बहुत सारी चीजें जैसे आम खाते हैं आप लोग, आम, जी सर। काजू खाते हैं, काजू, यस जी सर। पपीता खाते यस हैं, सर, नो सर। बिल्कुल सर, सेब खाते हैं, सेब, जी सर। बादाम खाते हैं, बिल्कुल सर, जी ये सर। सब कहाँ से आया वो है? भी खा लेता हूँ। बादाम कश्मीर से आया है, बाकी का नहीं पता। अरे मैडम, आप तो कश्मीरी कश्मीर करती रहती है, कश्मीर से नहीं आया है, इसको ब्रिटिश लोग लेकर के आए हैं। अच्छा अच्छा सर, लेकिन बादाम तो कश्मीर से आते हैं ना? मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं अभी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जो अच्छी क्वालिटी का बादाम है ना, वो असल में ब्रिटिश लोग लेकर के आए थे, पपीता ब्रिटिश लोग लेकर के आए थे। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ की चीजें वहां आ रही है। आम, आज हिंदुस्तान शायद दुनिया में नंबर 1 है जो आम का प्रोडक्शन करता है, आम का जो है आम को एक्सपोर्ट करता है, उसके बावजूद आम को लाने वाले जो हैं वो ब्रिटिश लोग थे। अच्छा, चीनी का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, चीनी, शुगर, जी सर। तो वो भी इंडियन नहीं है, वो भी बाहर यस से आई है, चीन से चीनी आई है। फिर आमतौर पे हम लोग पहले गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये चीन वाले लोगों की देन है जो हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, फिर वहीं से वो लफ्ज चीनी में आकर के शामिल हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप शायद अगर इसके अंदर हुआ ना मिडेवल के अंदर, तो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ते हुए। तो मैं इस बात को लेकर के घुमा करके क्यों आया, इसलिए कि कुछ चीजें हिंदुस्तान के अंदर आज पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर आज भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना पाया जाता है। ठीक है, आपका बिहार का इलाका हो गया या फिर साउथ के इलाके हो गए, उसके अंदर आमतौर पे आपके राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पंजाब के अंदर होती है, लेकिन अभी फिलहाल शायद गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है कि आने वाले वक्त में बहुत कम हो, क्योंकि वहां पानी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है। ठीक है, तो साउथ वालों को तो हाल ये है कि वो रोटी भी खाते हैं तो चावल की खाते हैं, है ना, फिर उसको शायद वो अलग अलग नाम दे देते हैं। और बंगाल का भी सेम कंडीशन है। तो कश्मीर के अंदर आमतौर पे चावल की शायद खेती बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ फसलों का वो सिस्टम नहीं होता, वहाँ इस तरीके से बारिश वगैरह बहुत कम होती है, या फिर जब मौसम आता भी हो तो शायद चीजें तब्दील हो जाती हैं, तो वहाँ खेती उस टाइप की नहीं हो पाती। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है, क्या साउथ वाले चीजें उठा करके नॉर्थ वालों को देते हैं या नहीं देते हैं?
अरे भाई देते हैं या नहीं देते हैं? देते हैं सर। अरे आप असरार भाई सेब खाते हो या नहीं खाते? बिल्कुल खाते हैं। आपके गांव में सेब उगता है? नहीं, कश्मीर में। कश्मीर से उगता है, मतलब कि नॉर्थ वाले आपको सेब ला करके दे रहे हैं। इसी तरीके से डोसा या फिर बाकी चीजें जो होती हैं या फिर बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं जो आपके गंगा वैली के अंदर उगते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर या साउथ के अंदर नहीं उगते, तो आप लोग उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रह करके आपका जो सब कॉन्टिनेंट है वहीं से चीजों को एक्सपोर्ट करते हो। पहला एक्सपोर्ट तो ये कि भाई सब कॉन्टिनेंट के अंदर करते हो, फिर कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हो। याद है आपको कि हमने चावल दिए थे, फिर टर्की ने मना कर दिया था, पिछले साल की शायद बात है ये। तो हम लोग राइस का अब इतना प्रोडक्शन करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आज से नहीं चल रही है, ये चीज उस वक्त से चल रही है। अब उस वक्त से चल रही है, यहाँ मैं हल्का सा पॉइंट दूंगा, उसके बाद किताब पे आ जाऊंगा। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करें कि उस वक्त पे, आज से 4500 साल पहले, जिस वक्त खच्चरों का जमाना था, घोड़ों का जमाना था। आवाज कट कट के आ रही है सर। नहीं, आवाज सही आ रही होगी मेरी, आवाज सही आ रही है। सिर्फ बताने का मेरा मकसद इतना कि आज से 4500 साल पहले जिस तरीके से इंडिया ट्रांसपोर्टेशन करता है या फिर आज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग भी ऐसा करते थे। और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद 1000 साल तक पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई बाजाब्ता सिटी देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको। तो वाकईतन कितनी बड़ी चीज थी ना, कि एक बहुत बड़ी सभ्यता, सिविलाइजेशन, नॉट अ कल्चर, इट इज सिविलाइजेशन, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। और ऐसी सिविलाइजेशन थी कि आने वाले कई 100 साल में उसका कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर जाहिर सी बात है, जब शहर बड़े होते हैं, उनका प्रोडक्शन बड़ा होता है, तो वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों जगह ट्रेड करते हैं। इन दोनों बातों को दिमाग में रखिएगा, नेशनल और इंटरनेशनल। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस वाले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने सिर्फ इसी बात का लेक्चर दिया कि भैया हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसको लोकली और नेशनली दोनों तौर पर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर के लाया करते थे, लेकर के जाया करते थे। ठीक है, आवाज clear कर। मेरी आवाज नहीं कटनी चाहिए भाई। कट के आ रही है आवाज।